नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश के 8 से 10 केंद्रीय मंत्री आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खुद को कहते हो, जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, क्या उस देश में सरकारी नौकरी देने के लिए यह सवाल किया जाना चाहिए कि कहीं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए तो नहीं है? इस पर सफाई दीजिए। कमाल की बात यह, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से खुद के जुड़े होने की बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता बहुत गर्व से कहते हैं, उसी बीजेपी की सरकार में उसी बीजेपी के मातृ संगठन कहलाने वाले आरएसएस से सरकारें खौफ खा रही हैं और आरएसएस से जुड़े लोगों को नौकरी देने से डर रही। यह सारा मामला राजस्थान के एक युवक से जुड़ा है, जिसे नौकरी देने के पहले यह पूछा गया कि आप आरएसएस के स्वयंसेवक तो नहीं? डिक्लेरेशन दीजिए। कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास और वर्तमान से बीजेपी खुद को बड़े गर्व से जोड़ती है, क्या उसका स्वयंसेवक होना केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अयोग्यता है? राजस्थान के इस युवक की पहचान हम जानबूझकर आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं। इस युवक का सिलेक्शन गोवा में केंद्र सरकार की कस्टम विभाग की नौकरी के लिए हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए जो शपथ पत्र जारी हुआ उस पर इसे आपत्ति है। अभी फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें एक ये चीज़ लिखी गई थी कि आपको आपके अपॉइंटमेंट से पहले ये डिक्लेरेशन देना है कि आप आरएसएस या किसी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या नहीं हैं। इस तरह का डिक्लेरेशन किस लिए मांगा जा रहा है? मतलब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? और वो भी उन अभ्यर्थियों से जो 2-3 साल प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स की और फाइट करते हैं नेशनल लेवल पर और फिर आकर इन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, उनसे इस तरह के डिक्लेरेशन मांगना, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियमों में आखिर क्या कुछ कहा गया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये डीओपीटी की वेबसाइट है, इसके जो नियम है वो इसमें बताए गए हैं। 5वां नियम है जिसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी मुलाजिम है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं। इसका जो 12वां नियम है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें लिखा गया है कि आरएसएस और जमाते इस्लामी के अंदर पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है। सरकारी मुलाजिम जो है इनकी एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकते हैं। तस्वीरों में जो शपथ पत्र आप देख रहे हैं उसमें आरएसएस या दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े होने की जानकारी मांगी गई है। यानी इस तरह के किसी संगठन से जुड़े होने पर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। सर, हम डीओपीटी की बात करें, क्या नौकरी पाने के लिए ऐसा कोई रूल है कि हमें लिखना होता है कि हम आरएसएस के मेंबर हैं? देखिए, मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से भी हमने पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा अनिवार्य किया गया है तो ये अवैध है। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से शुरू हुआ, फिर इंदिरा गांधी ने इसको और जोर दिया था 1972-73 में जब जनसंघ बढ़ने लगा, तो हाई कोर्ट में इसका फैसला हुआ है और ये तय हुआ कि इसमें कोई आधार नहीं है। जब ये मसला कांग्रेस के पास पहुंचा तो इसके नेता ने आरएसएस और जमाते इस्लाम को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। खासतौर आरएसएस हो या जमाते इस्लाम हो या कोई नक्सल्स हो, कोई संगठन के लोग, सरकारी बाबू लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सरकारी बाबू लोग ऐसा संगठन में मेंबरशिप ले लिया तो ये एक ना एक दिन बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी और उनके मंत्री गर्व के साथ खुद को संघ का स्वयंसेवक बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो देश को बदलने का, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए काम करते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर 8-10 मंत्री संघ के स्वयंसेवक भी हैं। ये हमारा जवाब है और मैं भी एक स्वयंसेवक। हमारा सवाल है कि जब एक स्वयंसेवक इस देश का मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? ताल ठोक के आज यही बहस है। तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी होंगे, पहले कुछ मिनट वो हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में।
वो बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में, वैसे आर्थिक मुद्दों के विशेषज्ञ हैं, योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। अप्रैल 2016 में ही उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। वो आज कुछ देर इस चर्चा में शुरुआती समय में हमारे साथ रहेंगे। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जो आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं, और केशव बलिराम हेडगेवार जो कि संघ के पहले प्रमुख थे, उनकी जीवनी लिख चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ होंगे, जो बीजेपी की केंद्रीय समिति का हिस्सा है। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भोपाल से हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में टी.आर. रामचंद्रन हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। स्वागत है आपका भी रामचंद्रन साहब। लेकिन शुरुआत के कुछ सवाल मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब से करूंगा, जो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ आए हैं। पर कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले मैं सारे मेहमानों को एक चीज़ साफ साफ कह देना चाहता हूं कि कृपया ये जवाब ना दें, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आपने इस चीज़ को हमारे संज्ञान में लाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर स्वामी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, कि जिस देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहता हो कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, उसकी आधी कैबिनेट ये कहती हो कि संघ का स्वयंसेवक होने में हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, उसी देश में एक आदमी को केंद्रीय सेवा में शामिल होने के लिए ये डिक्लेरेशन देना पड़े कि मेरा संघ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर ये कानूनी है या गैर कानूनी है? ये तो जो उच्चतम न्यायालय और जो हाई कोर्ट्स हैं विभिन्न 10 हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसका विरुद्ध में है, तो बिल्कुल अवैध है, इसको होना नहीं चाहिए था। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 1966 में, और उस समय उन्होंने कॉन्डक्ट रूल्स में रूल नंबर 5 में इसको शामिल किया। उसके बाद और उसके पहले भी जब गांधी मर्डर के बाद बैन हुई, ये एक नियम चली, उसको इंदौर हाई कोर्ट में इसको रद्द किया गया, और बार बार इस पर 71 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़ी तीखा जजमेंट दी थी, उसको स्ट्राइक डाउन किया था। अब ये कहाँ कैसे घुस गया कस्टम में, ये तो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली को बयान देना चाहिए कि ये कैसा आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो सवाल ही नहीं है कि ये है कि नहीं है। और तो जब हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कभी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं इस पर, तो इसके माने ये फाइनल जजमेंट हो गया है। अब तो ये कंटेम्प्ट बन जाती है। इस नोटिस पर अब कोर्ट में जाकर हम कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सर लेकिन पिछले करीब 23 साल से 1993 के बाद से आरएसएस पर इस देश में कोई बैन नहीं लगा किसी भी तरह का। उन 23 साल में 1.5 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही, और उससे आधे समय लगभग बीजेपी की भी सरकार रही, जिसके लोग बड़ी शान से बताते हैं कि हम तो संघ की शाखा से सीख के आए हैं, सब कुछ हमारे संस्कार में, हमारे खून में है संघ। उस 1.5 दशक के आधे समय में उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं रही कि वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो दाग लग रहा है उसकी तरफ झांक लें, एक बार देख लें। अभी देखिए, एक ही डिपार्टमेंट का आपने निकाला है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कस्टम्स डिपार्टमेंट, तो वो उस पर अरुण जेटली बता सकते हैं कि ये कैसा आया, कोई ये एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं अपने ऑफिसर से, ये कैसा आया है। जब ये जो कॉन्डक्ट रूल में से निकाला गया है, आजकल के कॉन्डक्ट रूल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्डक्ट रूल उसमें तो नहीं है, तो ये निकाले नहीं, तो ये इन्होंने कस्टम्स में इसको कैसा जोड़ा, जो 1966 की ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट ने इसको जिसको रद्द किया है। लेकिन इसको ये कहना कि हम लोग लापरवाही के, ये तो नहीं है। हम तो समझते थे कि ये सारा हट गया है। अब ऐसे एक कोने में गोवा में ये आया है, तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका सफाई देगी। सर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मैं डीओपीटी की वेबसाइट से ये पन्ना निकाल के लाया हूँ। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय जितने भी कर्मचारी इस देश में केंद्र सरकार के लिए नौकरी में भर्ती होते हैं, उन सब पे ये क्लॉज लागू होता है। और क्लॉज 5 आपने खुद ही कह दिया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, और इसमें बड़े साफ साफ तौर पे लिखा है सर, एज सर्टेन डाउट्स हैव बीन रेज्ड अबाउट गवर्नमेंट्स पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द मेंबरशिप ऑफ एनी पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and the Jamaat-e-Islami by government servants, it is clarified that government have always held the activities of these two organizations to be of such a nature that participation in them
बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स वुड अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ सब रूल ऑफ रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। तो सर इसका मतलब यह है कि इस दरमियान में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार जितनी बार भी रही, उन्होंने इसको मान्यता दी चीज को, और आज भी दे रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं यहां पे। नहीं, देखिए मान्यता तो दे ही नहीं सकते जब हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। मैं तो 10 जजमेंट्स को गिना सकता हूँ आपको। लास्ट जजमेंट जो आई थी वो तो 71 अगस्त की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो इसमें रह जाए थी। अब आप देखिए इंडियन पीनल कोड में IPC वो 1871 में उसकी पुष्टि हुई थी, 1860 में उसकी पुष्टि हुई थी। उसमें ऐसे धाराएं थे 2 साल पहले जो निकाले गए थे अभी, जहां राजा रानी की उल्लेख है। तो इस प्रकार से जो पुराने जो बनी गई है उसमें इधर उधर रह जाती है। तो जैसे आपने कृपा की इसको लाने के लिए पब्लिक, तो मैं समझता हूं कि उस डिपार्टमेंट को सफाई देना चाहिए और एक जनरल ऑर्डर अब पास होना चाहिए कि ये सेक्शन 5 में अब RSS का नाम बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है।